फैंग युआन उससे कहता है तुम कितना भी जोर से चिल्लाओ, कोई भी तुम्हें मुझसे बचाने के लिए नहीं आने वाला। इसी के साथ फैंग युआन उसके नेक पे अटैक करता है। गाओवान उससे भीख मांगता है बट फैंग युआन फिर भी उसका गला काट देता है। वेलकम टू रेविडेंट इंसैनिटी पार्ट 5 और स्टार्ट करते हैं रिकैप के साथ। लास्ट वीडियो में हमने मो यान और फैंग युआन की कन्फ्रंटेशन देखी थी। इवेंचुअली फैंग युआन मिडिल रैंक गू मास्टर बन जाता है और वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो मो यान और गाओवान के साथ हिसाब बराबर करेगा। इस वीडियो में पता चलेगा कि क्यों मैंने पहले ही कहा था कि ये कहानी एक विलन की है। ऑल्सो फैंग युआन भाई आज तुम्हें जिंदगी के बारे में बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं, सो बकल अप। गाओवान नोटिस करता है कि फैंग युआन ने फाइनली अपनी आंखें खोल ली है और वो उससे फिर से बाहर आने के लिए कहता है। बट फैंग युआन सबसे पहले अपनी प्राइमेवल एसेंस को रिफिल करने लगता है। व्हाइल ही इज डूइंग दैट गाओवान ऐसे बकवास करता है कि वो बस रैंक सी है, उसके कल्टिवेट करने का कोई फायदा नहीं। बट फैंग युआन भी खुद ये बात जानता है, दैट्स व्हाई उसे बहुत सारी प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत पड़ती है। फैंग युआन फाइनली डिसाइड करता है कि वो गाओवान के साथ डील करेगा और गाओवान भी अब वेट कर करके थक गया है। फैंग युआन सीधे गाओवान पे अटैक करने आता है पर गाओवान उसे रोक लेता है। उसे फैंग युआन पे बहुत गुस्सा आता है और वो भी उस पे वापस से अटैक करने आता है। बट फैंग युआन नोस कि गाओवान उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर वो फोकस नहीं करेगा ही विल किल हिम। यहाँ से गाओवान भी नोटिस करता है कि फैंग युआन सिर्फ उसके वाइटल पॉइंट्स को ही अटैक कर रहा है। अगर उसने जरा सी भी गलती की तो फैंग युआन उसे वहीं पे एंड कर देगा। गाओवान फैंग युआन पे एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है बट ही मिसेस। गाओवान एक बहुत क्रेजी चीज नोटिस करता है कि फैंग युआन उसे मारने की कोशिश कर रहा है बट बैड फॉर हिम वो फैंग युआन को नहीं मार सकता, अदरवाइज उसे क्लान से बाहर निकाल देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर वो उसे जिंदा पकड़ ले तो मो यान उसे डेफिनेटली एक अच्छा रिवॉर्ड देगी। इसी के साथ फैंग युआन उसकी आंखों पे अटैक करता है बट गाओवान उसे रोक लेता है। वो वापस अटैक करता है बट फैंग युआन डॉजेस अगेन। अब गाओवान पागल हो जाता है और वो उस पे बहुत सारे अटैक्स एक साथ करता है बट स्टिल वो फैंग युआन को टच भी नहीं कर पाता। वो फैंग युआन से कहता है क्लान रूल्स के हिसाब से तुम एकेडमी में गू यूज नहीं कर सकते, दैट्स वाई कि तुम ये फाइट नहीं जीत सकते। बट फैंग युआन अपना मिडिल स्टेज छुपा के मूनलाइट ब्लेड यूज करने के बारे में सोच रहा है। दैट्स बिकॉज अगर क्लान को लिकरवॉर्म गू के बारे में पता लगा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा एंड वो मून ब्लेड यूज कर भी देता है। गाओवान उससे कहता है कि तुम ऐसे रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते बट फैंग युआन डजंट गिव अ फ्लाइंग डक। वो बहुत सारे फर्स्ट लेवल मूनलाइट गू से गाओवान पे अटैक करता है और अब गाओवान की फट जाती है। बट तभी हमें पता लगता है कि गाओवान को रैंक 1 मून ब्लेड बस थोड़ा सा इंजर कर सकती है और अगर वो उसके वाइटल पॉइंट को हिट नहीं करती तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा। इस बीच फैंग युआन इंस्टेंटली उसके साइड में आ जाता है और उसको एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है। गाओवान भी अब डेस्परेट हो जाता है, स्टिल वो फैंग युआन को टच भी नहीं कर पाता। एट दिस पॉइंट फैंग युआन रियलाइजेस कि ये अटैक्स काफी वीक हैं, उससे अब मिडिल स्टेज प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। वो अब मिडिल स्टेज की मून ब्लेड से गाओवान पे अटैक करता है एंड गाओवान थिंक्स कि उसे इस बार भी बस स्क्रैच ही लगेगा बट ये शॉक उसकी आर्म्स पूरी तरह से हर्ट हो जाती है। वो कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पाता कि एक रैंक 1 मून ब्लेड उसे इतना डैमेज कैसे कर सकती है। ही फाइनली रियलाइजेस कि फैंग युआन कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और अब वो वहां से भागने लगता है बट नाउ इट्स टू लेट क्योंकि फैंग युआन अब उसे वहां से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। गाओवान हेल्प के लिए चिल्लाता है बट गार्ड्स इस सब में इंटरफेयर करने के लिए तैयार नहीं है। बिसाइड्स वो सोचते हैं कि एक बच्चा इतने बड़े आदमी को नहीं मार सकता, उल्टा खतरा तो फैंग युआन को है। गाओवान अभी भी हेल्प के लिए चिल्लाता है बट फैंग युआन उससे कहता है तुम कितना भी जोर से चिल्लाओ, कोई भी तुम्हें मुझसे बचाने के लिए नहीं आने वाला। इसी के साथ फैंग युआन उसके नेक पे अटैक करता है। गाओवान उससे भीख मांगता है बट फैंग युआन फिर भी उसका गला काट देता है। तुम्हें क्या लगा ये कोई नॉर्मल अंडरडॉग स्टोरी होने वाली है जहाँ मेन कैरेक्टर पहले वीक है फिर वो स्ट्रांग हो जाएगा? ट्रस्ट मी भाई, कहानी जो आगे होने वाली है ना तुम जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एनीवेज अब गार्ड्स वहां पे पहुंच जाते हैं एंड दे आर शॉक। एक गार्ड दूसरे गार्ड से बाकी सबको बुलाने के लिए कहता है और फैंग युआन उनमें से एक गार्ड से स्वॉर्ड मांग लेता है। सी नाउ
गाओवान के मूड्स फैंग युआन का मिडिल स्टेज रिवील कर देंगे और उसकी वजह से फ्लावर वाइन मंक का लिकर वर्म गू का सीक्रेट भी बाहर आ जाएगा। गार्ड्स ने उसे मून ब्लेड यूज करते हुए तो देखा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसने मून ब्लेड से ही गाओवान का गला काटा था। वो कहता है ठीक है, फिर मैं इन सबको मारूंगा। I mean, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि रेवरेंड इंसैनिटी के फैंस फैंग युआन को इतना ग्लेज क्यों करते हैं। खैर, इसी के साथ वहां पे और भी बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से फैंग युआन रियलाइज करता है कि उसकी बची हुई प्राइमेवल एसेंस के साथ वो इन सबको तो नहीं मार सकता। वो गाओवान के कॉप्स से कहता है, लगता है अभी भी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। वो उसकी टांग पकड़ के उसे घसीट के ले जाने लगता है। गार्ड उससे कहते हैं कि हम ये खुद कर लेंगे, बट वो मना करता है। वो उन्हें कोल्ड लुक देता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। गार्ड्स एक दूसरे से पूछते हैं, क्या ये सही में बस 15 साल का एक बच्चा है? ही इज एन एब्सोल्यूट डीमन। नेक्स्ट डे क्लास में भी इसी सब चीज के बारे में बात हो रही होती है और मोबे की पूरी तरह से फटी हुई है। दूसरी तरफ एल्डर ने फैंग युआन को अपने पास बुलाया है और वो उससे कहता है कि तुम जानते हो कि तुम यहाँ क्यों हो। फैंग युआन उससे कहता है, हाँ मैंने एकेडमी में गू यूज किया तो मैं जानता हूँ कि मुझे एज पनिशमेंट 30 प्राइमेवल स्टोन्स देनी पड़ेगी। बट एल्डर गुस्से में कहता है, असली बात को अवॉइड मत करो, गाओवान के साथ क्या हुआ? फैंग युआन रिप्लाइज, उसने अपने मास्टर को डिसरिस्पेक्ट किया, उसने मुझे मारने की कोशिश की, सेल्फ डिफेंस पे मैंने मूनलाइट गू यूज किया और फॉर्चुनेटली उस ट्रेटर को मार दिया। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो एक स्पाई था और मैं चाहता हूं कि आप उसकी सीरियस इन्वेस्टिगेशन करें। एल्डर को समझ आ जाता है, सिंस उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फैंग युआन कोई भी स्टोरी बना के उन्हें वो बता सकता है एंड वो कुछ भी नहीं कर सकते। बट ही इज वरीड कि वो मो फैमिली को क्या जवाब देगा, सिंस गाओवान उन्हीं का सर्वेंट था। एल्डर का प्लान था कि वो गाओवान को फैंग युआन को थोड़ा डराने देगा, जिससे फैंग युआन का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम होता। बट उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग युआन उसे ही मार देगा। ही इज सरप्राइज्ड कि मर्डर करने के बाद भी एक बच्चा इतना काम कैसे रह सकता है। वो फैंग युआन से अब गाओवान की लाश के बारे में पूछता है। फैंग युआन स्मर्क करता है। इसी के साथ हम मोयान की सर्वेंट को उसे एक डब्बा देते हुए देखते हैं, जो फैंग युआन ने उनके पीछे वाले दरवाजे पे छोड़ा था। मोयान उससे कहती है इसमें क्या है, बट सर्वेंट कुछ नहीं बोलती। यहाँ से फैंग युआन एल्डर से कहता है, इवन तो मैंने गाओवान का सर काटा, लेकिन तब भी वो मो फैमिली का सर्वेंट है, मुझे उन्हें स्टिल रिस्पेक्ट शो करनी थी। हमें पता लगता है कि उस डब्बे में फैंग युआन ने गाओवान की बॉडी को टुकड़े करके डाला था और शाम को वो डब्बा फैंग युआन ने मो फैमिली के पीछे वाले दरवाजे पे छोड़ दिया था। ये सुन के एल्डर पागल हो जाता है। तुम्हें समझाने का कोई पॉइंट नहीं है, अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। अब एल्डर भी रियलाइज करता है कि फैंग युआन को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से मोयान गुस्सा हो जाती है और वो फैंग युआन को मारने निकलती है, पर तभी उसे अपना ग्रैंडपा रोक लेता है। उससे कहता है, तुमने ऑलरेडी बहुत मेस क्रिएट करके मुझे डिसअपॉइंट किया है, बस अब और नहीं। क्या तुम्हें अभी फैंग युआन के एक्शंस के पीछे का सच दिखाई नहीं दे रहा? मोयान कंफ्यूज हो जाती है। उसका ग्रैंडफादर कहता है, अगर फैंग युआन को हमारे साथ फाइट ही करनी थी तो वो ये बॉक्स हमारे सामने वाले दरवाजे पे छोड़ देता, जहाँ इसे बहुत सारे लोग देखते। मोया रिप्लाइज, लेकिन अगर उसे हमारे साथ प्रॉब्लम्स खत्म करनी थी तो फिर वो हमसे माफी भी तो मांग सकता था, एक लाश को ऐसे बॉक्स में क्यों भेजना था? उसका ग्रैंडफादर कहता है, ध्यान से देखो, उस बॉक्स में बॉडी का बस आधा ही हिस्सा है, व्हिच मींस वो ये चीज सबके सामने रिवील नहीं करना चाहता। पर दूसरी साइड ये है, अगर फिर भी मो फैमिली उसे परेशान करेगी तो वो डेफिनेटली बाकी की बॉडी हमारे सामने वाले दरवाजे पे छोड़ देगा। लेकिन वो वाली सिचुएशन फिर दोनों के लिए खराब है, क्योंकि सब जानते हैं कि पहले रूल्स मो फैमिली नहीं तोड़े। उसने बहुत समझदारी से ये तरीका चुना है। ये उसके कॉम्प्रोमाइज करने की विलिंगनेस भी दिखाता है और उसे हमारे लिए एक बड़ा खतरा भी। मोयान उससे कहती है, वो बस 15 साल का एक बच्चा है, आप उसे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट नहीं दे रहे। ग्रैंडपा आंसर्स, तुम ज्यादा एरोगेंट बन गई हो, इसलिए तुम्हें रियलिटी दिखाई नहीं दे रही। कॉर्नर होने के बावजूद भी वो तुम्हें एकेडमी में लेके चला गया, जहां उसने मुश्किल से बचने के लिए डॉर्मेट्री को यूज किया। तुम्हारे उसे इतना प्रोवोक करने के बाद भी वो बाहर नहीं आया। ब्रेवरी और करेज दिखाने के लिए उसने तुम्हारी जाते ही गाओवान को मार दिया, और अब ये बॉक्स बेच के उसने प्रूव किया कि वो कितना अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट है। स्टिल
तुम्हें लगता है कि मैं उसे ज्यादा क्रेडिट दे रहा हूँ। मोयर उससे कहती है लेकिन वो सी ग्रेड टैलेंट ही तो है, और ग्रैंडपा इस चीज से अग्री भी करता है। बट ही नोज अगर वो सिर्फ बी ग्रेड टैलेंट होता तो वो क्लान को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता था। ग्रैंडपा मोयर से अब पूछता है कि तुम अब इसे ठीक करने के लिए क्या करोगी। मोयर रिप्लाइज, गाओवान के मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता और फैंग युआन बस सी ग्रेड टैलेंट है, बट मो फैमिली की रेपुटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें गाओवान की पूरी फैमिली को मार देना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि मो फैमिली रूल्स और रेगुलेशंस को कितना मानती है। पर ग्रैंडपा उसके इस मेथड को इंस्टेंटली डिसमिस कर देते हैं और उसे कहता है कि ये काफी हॉरिबल तरीका है। गाओवान अपने मास्टर के खिलाफ गया और उसे उसकी सजा मिल गई, बट सिंस वो हमारा सर्वेंट था तो हमें एज कॉम्पेंसेशन फैंग युआन को 30 प्राइमेवल स्टोन्स देनी चाहिए। रही बात गाओवान की फैमिली की, तो उन्हें 50 प्राइमेवल स्टोन्स देके क्लान से बाहर निकाल दो। और हाँ, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम 7 दिन बस घर पे बैठोगी और अब से फैंग युआन को किसी भी तरह से परेशान नहीं करोगी। उन 7 दिनों में तुम अच्छे से सोचो कि ग्रैंडपा ने इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल क्यों किया। कुछ दिन बाद फैंग युआन बारिश में खुद को एंजॉय कर रहा होता है। वो जानता है कि मो फैमिली को बॉक्स का मीनिंग समझ आ गया है, तो वो अब इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करेंगे, उल्टा वो उसे कुछ कॉम्पनसेशन ही देंगे। वो कहता है मो फैमिली मुझे पनिश तो कर सकती थी, बट सिंस मोबे उस फैमिली का एक अकेला मेल हेयर है इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बट अगर मेरा ग्रेड बेटर होता फिर मैं डेफिनेटली उनके लिए एक थ्रेट था, चाहे बात से उनकी रेपुटेशन पे ही क्यों ना आ जाती, तब वो मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ते। वो कहता है वीकनेस को भी एक इंसान अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। हम सब बस मोहरे हैं, लेकिन ये खेल खेलने के लिए सबसे पहली यही चीज समझना जरूरी है। गुयू विलेज में मास्टर्स राजा है और सर्वेंट्स कुत्ते, इसीलिए शिनक्वायर आजाद होना चाहती थी और यही वजह थी कि गाओवान अपनी यंग मिस को सेटिस्फाई करने के लिए इतनी कोशिश कर रहा था। इसी बीच वहां पे एक बच्चा अपने दादाजी से जिद करता है कि मुझे रेंजू की आगे की कहानी बताओ। हम रेंजू की बात ऑलरेडी पुराने वीडियोस में कर चुके हैं, तो अगर तुम नहीं जानते तो ऊपर वाली लिंक पे क्लिक करके पहले वो चेकआउट करो। खैर, दादाजी पहले नहीं मानते, बट वो बच्चा भी जिद पे अड़ जाता है। दादाजी कहता है तो सुनो। होपगू को अपना हार्ट देने के बाद रेंजू बच गया, बट स्टिल वो बहुत ही बूढ़ा हो रहा था। होपगू रेंजू से कहता है तुम मत मरना, वरना ये हार्ट जिसके अंदर मैं रहता हूँ वो भी चला जाएगा। रेंजू उससे कहता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, बट होपगू उसे लॉन्जेविटी गू के बारे में बताता है, जिससे उसकी उम्र बहुत लंबी हो सकती है। बट प्रॉब्लम यह है कि लॉन्जेविटी गू बिजली से ज्यादा तेज दौड़ता है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। लेकिन होपगू रेंजू से कहता है एक जगह एक बड़ा सा पहाड़ है जिसमें 2 गू वर्म्स रहती हैं, एक राउंड शेप की और दूसरी स्क्वायर शेप की। अगर तुम उन्हें खुद को ओबे करवा लो तो तुम दुनिया में किसी भी गू को पा सकते हो, लॉन्जेविटी गू को भी। फाइनली रेंजू उस गुफा में पहुंच जाता है, लेकिन वहां बस अंधेरा होता है। अब रेंजू वापस भी नहीं जा सकता, तो उन 2 गू को पकड़ने के बगैर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रेंजू अब आगे बढ़ता गया। जब वो थक के नीचे गिरा तब भी उसे एक आवाज सुनाई दी, ओ ह्यूमन, तो तुम भी हमें पकड़ने आए हो, लेकिन तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है, तो वापस चले जाओ। अगर तुम अभी चले जाओगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। इवन अगर तुम्हारे पास विजडम गू होता भी तब भी तुम हमें नहीं पकड़ सकते थे। बट इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ और विजडम गू दोनों रेंजू को छोड़कर चले गए थे। स्टिल वो होप नहीं छोड़ने वाला था, और ये बात जानकर वो 2 गू समझ जाते हैं कि रेंजू गिव अप नहीं करने वाला, सो वो उसे एक चांस देते हैं। अगर वो उन 2 गू के नाम ठीक से गेस कर लेता है तो वो उससे खुद को यूज करने देंगे। अब रेंजू बहुत सारे नाम लेता है, बट सिंस वो सब गलत होते हैं तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इवेंचुअली रेंजू की सांस कम होने लगती है और वो मौत के बहुत करीब चला जाता है। वो दोनों को उससे कहते हैं कि तुम अब मरने वाले हो, अब बस शांति से इस चीज को एक्सेप्ट करो। बट सिंस तुमने हमें डिस्टर्ब किया तो हम होपगू को यहीं पे रखेंगे। रेंजू चिल्लाता है, नहीं, अगर मैं मर भी जाऊं मैं तब भी होप नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के होपगू रेंजू को और थोड़ी सी स्ट्रेंथ देता है, जिसकी हेल्प से रेंजू फिर से बहुत सारे नाम बोलने लगता है। स्टिल उसे अंधेरे में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बट देन वो एक पर्टिकुलर नाम बोलता है, रेगुलेशन।
अंधेरे से एक आवाज आती है, मैं रेगुलेशन को तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। सिंस तुमने मेरा नाम लिया अब मैं तुम्हें ओबे करूंगा, बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे भाई के बिना मैं तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। रेंजो बिना गिव अप करे फिर से बहुत सारे नाम बोलता है एंड देन ही सेज रूल। उस केव में एक लाइट आती है और वो दोनों गूस से कहते हैं, तुम पहले इंसान हो जिसने हमें ओबे करवाया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। रेंजो उन्हें लॉन्जेविटी गू को कैप्चर करने के लिए कहता है। रूल और रेगुलेशन गू लॉन्जेविटी गू को पकड़ लेते हैं, जिससे रेंजो की बॉडी अब 20 साल के लड़के जैसी बन जाती है। ये देख के रेंजो बहुत खुश होता है और फिलहाल के लिए दादाजी यहीं पे कहानी को रोक लेते हैं। फेंग युआन कहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रेंजो की कहानी सच हो या झूठ, लेकिन उसकी सीख बहुत इंटरेस्टिंग है। हर कोई अपनी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करता है, लेकिन रूल्स को सही में समझने के लिए इंसान का पहले अंधेरे में जाना जरूरी है। अंधेरा बस रोशनी की कमी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिससे विजडम, ताकत या होप कोई भी चीज अपोज नहीं कर सकती। उस अंधेरे में बस रेंजो की तरह आगे चलते रहना है। और अंत में जब रेंजो को रूल्स और रेगुलेशन समझ आ गए थे, बस तभी वो अंधेरा खत्म हुआ था। उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से मैं आज मो फैमिली को चकवा दे पाया हूँ। 500 साल पहले वाला फेंग युआन ऐसा कभी भी नहीं कर पाता। सो पिछले 500 सालों में जो चीज मैंने सबसे इम्पोर्टेंट सीखी वो नॉलेज, सीक्रेट्स या खजानों की लोकेशंस नहीं थी, बट ये थी कि सोसाइटी को कैसे यूज करना है। उसके अलावा मैं हर रूल को जानता हूँ और उसके पार देखता हूँ। तो रेंजो की तरह ही मैं भी रूल और रेगुलेशन यूज करके सब कुछ हासिल करूंगा। असली अंधेरा तो वो है जहाँ एक इंसान को रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पता ही नहीं है। सो रोशनी उन्हें समझना है। जिस डीमन ने पुनर्जन्म लिया था वो ऑलरेडी रोशनी के रास्ते पे आ गया है। एंड यहीं पे आज का एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स में मुझे तुम जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Well, that's it for today, guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.